जय हिंद। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। अब वो चाइना का एक उपनिवेश के तौर पे बनने जा रहा है। फिलहाल उसको आईएमएफ बेल आउट पैकेज देके रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो ये बेल आउट पैकेज क्या होता है और कैसे चाइना के चंगुल में फंसा श्रीलंका, इसको हम समझते हैं। इस श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट कैसे हुई? श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट होने की मेन रीजन था कोरोना और चाइना का कर्जा। कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान उसकी जीडीपी में टूरिस्ट का था, पर्यटन का। 10% जीडीपी में बहुत मायने रखता है। श्रीलंका में टूरिज्म जो था वो 10% करता था, लेकिन कोरोना के बीच में टूरिज्म चौपट हो गया। टूरिज्म चौपट होगा तो विदेशी मुद्रा आए नहीं, जिस वजह से यहाँ श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई। खाद्यान्नों में 14% की महंगाई देखी गई। खैर खाद्यान्न में भारत में भी 14% की महंगाई देखी गई यहाँ पर, लेकिन पेट्रोलियम में यहाँ 85% की महंगाई देख गई, जो पेट्रोलियम क्राइसिस आ गया भयानक। यहाँ पर फॉरेन मुद्रा इतना कम पड़ गया कि भारत, वहाँ की श्रीलंका की सरकार को लूज डॉलर रिसीव करने पड़े। मतलब जिसके पास एक को $2 है ना, वो भी बैंक में जाके दे सकता है ताकि देश के पास कुछ फॉरेन रिजर्व आ सके। ये लोग ये जो महिंद्रा राजपक्षे है ना, अपने आप में बहुत उड़ते थे, अत्यधिक ज्यादा घमंडी इंसान। ये हम क्या बोले, विदेश नीति का मामला है, वरना ये अपने देश में चुनाव केवल भारत को गरिया के जीते थे। यहाँ पर अभी मालदीव में भी यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जस करनी तस भोगी पावर है भैया। भारत के लोगों को आप बोलते हैं, क्या बात बोले हम यहाँ पर। कहाँ जाए, चाइना को लगता था कि ये यहीं पे, चाइना गुलाम बना के रखना चाहता है हमारे। इनके यहाँ फॉरेन रिजर्व पूरी तरह से चौपट हो गया। फॉरेन रिजर्व को शॉर्टकट में, फॉरेन को शॉर्टकट में फॉर कहते हैं और एक्सचेंज को हम लोग एक्स कहते हैं, यानी शॉर्टकट में फॉरेक्स कहते हैं। इनके पास महज $1.5 बिलियन है, $1.5 बिलियन बस इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है। इसको संभालने के लिए इसने अपने सेंट्रल बैंक यानी जो वहाँ का आरबीआई का काम करता है उसके डायरेक्टर को ही बदला, लेकिन इतनी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी कि ये लोग उसको संभाल ही नहीं सके। यहाँ के आरबीआई या जो मेन बैंक है उसे सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वो भी अब संभाल नहीं पाया। हाल ये हो गया कि श्रीलंका को अपने 3 देशों से राजदूत वापस बुलाने पड़े। राजदूत बहुत जरूरी होता है 2 देशों में रिलेशन को बनाकर रखने के, वरना राजदूत नहीं रहेगा तो देश में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, रिलेशन खत्म होने लग जाता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई कि इसने अपने 3 देशों से राजदूत को वापस बुला लिया। एक साइप्रस से बुला लिया वापस, जर्मनी से वापस बुला लिया और यहाँ नाइजीरिया से वापस बुला लिया, ताकि आजा भैया पैसा नहीं है वहां पर, जैसे नहीं गिर गई है। दूसरी, यहाँ पे तमिल लोगों के अधिकारों को भी दबाया जाता है। भारत तमिलों के लिए भी वहां पर इन्वेस्ट करता है, तो ये तमिलों के अधिकार को भी दबाते हैं। तो भारत के दबाव में यहाँ संविधान में 13वां संशोधन किया गया कि तमिलों के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी भी इस संशोधन को इसने माना नहीं है। तो 13 पार्टियों ने भारत से पत्र लिख के मदद की गुहार लगाई है। भाई भारत क्या इंटरवेन करेगा अभी इस मैटर पे, खुदे अपने डूब रहे हैं यहाँ पे। श्रीलंका का जो टोटल कर्जा है उसकी जीडीपी का 80% है, यानी 1 साल तक आप जितना बनाएंगे ना उसका 80% तो केवल लोन लिए हैं कर्जा, ब्याज जोड़ देंगे तो 100%। यानी ये कितना, अगर ये पूरा साल भर कमा के भी कर्जा देगा तो भी नहीं चुका पाएगा। ये तो परसेंटेज में हुआ, लेकिन एक रियल वैल्यू होना चाहिए ना कि कितना लिया है। समझिए, टोटल इसने कर्जा ले रखा है $26 बिलियन। $26 बिलियन। अब आप हो या हम हो, कोई भी देश कर्जा लेता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आज ही चुकाना है, ऐसा थोड़ी होता है कि ना अबे दे। यहाँ पर उसका एक लिमिट होता है कि हाँ भैया 10 साल में चुकाना है, लेकिन हाँ उसका किस्त होता है कि इस साल में इतना किस्त देना, अगले साल में इतना किस्त। तो हम ये समझते हैं $26 बिलियन में वह किस्त जो इस साल श्रीलंका को चुकानी है, यानी 2022 में, अभी 2022 में 15 दिन हुआ है, तो 2022 जो है यहाँ पर 22 में इसे 7.6 बिलियन यानी लगभग $7.5 बिलियन इसको डॉलर कर्जा वापस करना है। और इसके पास पैसा कितना बचा है? $1.5 बिलियन। हो गई बैंकरप्टी की नौबत आई। अब इसके सामान बिकने लगेंगे कि जब भी हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वो सिक्योरिटी में कुछ मोर्गेज लेता है, कोई भी इसे कर्जा देगा। हालांकि श्रीलंका जो है अब जा रहा है आईएमएफ के पास से बेल आउट पैकेज लेने। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक पे नहीं जा सकते हैं, आईएमएफ पे ही जा सकते हैं। तो श्रीलंका का अभी हम लोगों ने हाल ही में श्रीलंका का ये वाला एरिया जो है इसका ट्रिंकोमाली में बहुत बड़ा इसका एक ऑयल टैंकर डिपो था। यहाँ पर लाखों टन तेल को रखा जा सकता था। तो भारत ने इसे लीज पर ले लिया है। चाइना इसे लेना चाहता था लेकिन भारत ने इसे लीज पर ले लिया। भारत यहाँ पे होते हैं, काम करते हैं, तो भारत ने लिया। चीन ने इस पर काफी ऐतराज जताया है और चीन ने क्या कहा है कि श्रीलंका को किसी तीसरी ताकत से बचना चाहिए। तो भारत सरकार को भी यहाँ कहना चाहिए कि श्रीलंका की बर्बादी के पीछे भी किसी तीसरी ही देश का हाथ है, यानी चाइना का हाथ है। चाइना किस तरह से फंसाया है अपने बीआरआई प्रोजेक्ट में, उसको समझिए ध्यान से। चाइना के पास इतना पैसा हो गया है भाई साहब कि उसको पास रखने के लिए गोदाम कम पड़ रहा है। चाइना क्या करता है, किसी भी देश में बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत वहां पे बंदरगाह बनाता है, लेकिन चाल समझिए, इस बंदरगाह बनाने के लिए इंजीनियर कहां से आएंगे? चाइना से। बेहतरीन क्वालिटी का स्टील कहां से आएगा? चाइना से। जानबूझ के ये वैसे ही देश में बनाता है जो बहुत पिछड़े देश है, जहां ना अच्छे क्वालिटी का सीमेंट होगा, ना अच्छे क्वालिटी का स्टील होगा, ना अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर होंगे।
तो ये तो बनाने को तो बना दिया, चाइना ने इनको पैसा दिया लोन के रूप में, ब्याज कमा रहा है, और उसी से यहाँ पे स्टील बेचा, इंजीनियर दिया, सीमेंट दिया। उसके इंजीनियर जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे उतने विद्वान होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आएगा। अलग अलग देशों में रिफाइनरी लगा रहा है, रिफाइनरीज के लिए भी टेक्नीशियन चाइना से बेहतरीन ढंग का लोहा मशीनरी बड़ी बड़ी चाइना से, ऑयल पाइपलाइन बिछा रहा है पूरी दुनिया में, बीआरआई प्रोजेक्ट के सब कहाँ से आ रहा है? चाइना से। उसका पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है, ब्याज भी आ रहा है, उसके लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उसके टेक्नीशियन भी सीख रहे हैं, उससे एक्सपीरियंस भी हो रहा है। अब बड़े बड़े जगहों पे एयरपोर्ट बना रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा एयरपोर्ट बनाया, अरबों खरबों रुपया दिया। श्रीलंका कहा ठीक है बना दीजिए। सीमेंट आया चाइना से, जहाज आया चाइना से, एयरपोर्ट लगा चाइना से, शीशा कुर्सी गिलास आया चाइना से, लाइट वगैरह जितना आया सब चाइना से। पैसा किसका? चाइना का। ब्याज किसको मिला? चाइना को। फायदा किसको हुआ? चाइना को। उसके बाद एयरपोर्ट पे झक मारो, वसूलो, आओ टिकट कटाओ, पैसा हम चाइना को देंगे। चाइना इसी से कमाता, चाइना इससे चाइना के लोगों को रोजगार मिलता है। तो कोई पाड़ा भाई तो क्या चाइनीज लग रहा है यहाँ पे? दाढ़ी या तो रख लो या तो कटवा लो यार, बीच में छोड़ के रखे हो ये चाइनीज है। तूने खत्म हो गया है वो, देखो चाइनीज पूरा खत्म हो गया, तब वो पी रहा है उसको, बीड़ी को फेंक दो इसको, खत्म हो गया लोल कहीं का। इन सब को क्या मिल जाए? रोजगार। इसी वजह से आज दुनिया में स्किल्ड वर्कर के मामले में चाइना सबसे आगे है। हमारे पास वर्कर हैं बट हमारे पास स्किल्ड नहीं है। चाइना के वर्कर में और इंडिया के वर्कर में अंतर समझिए। हमारे यहाँ कोई मजदूर जाता है, कहता है कि मालिक काम चाहिए, 8-10 हज़ार का जरूरत है, काम चाहिए। मालिक पूछेगा काम क्या जानते हो, तो कहा कुछ करा लीजिए। ये भारत में है। चाइना वाला, हम पेंटर हैं हमको काम चाहिए, हम टेक्नीशियन हैं हमको काम चाहिए, वेल्डर हैं काम चाहिए, नट कसते हैं काम चाहिए, हाइट पे काम कर सकते हैं काम चाहिए। मतलब वो स्किल्ड है, वो अपने हुनर को बताएगा और आपसे काम मांगेगा। अब भारत में मजबूरी बताएगा, काम मांगेगा। हमारे यहाँ यही हो गया है। तो ये चाइना कैसे? हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं। चाइना ने पूरी दुनिया में सड़क बना रहा है, पूरी दुनिया में एयरपोर्ट बना रहा है। उसके यहाँ मजदूरों, कहीं से मजदूर पटक के कहता रोजगार चाहिए, श्रीलंका भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, यूरोप भेज, हर जगह काम करा रहा है। इसके वजह से अब श्रीलंका भी इसी चाल में फंस गया था। एक्चुअली बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहिए या सिल्क रूट कहिए, बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत पूरी दुनिया में 60 देशों में चाइना ने काम करा रहा है। वहां पे एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि चाइना जो है वो लोन दे रहा है और उन लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। एक्चुअली वो लोन नहीं दे रहा है, वो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जब हम किसी देश को कर्जा देते हैं इस शर्त पे कि तुम इस लिए गए कर्जा से हमारे ही देश से सामान खरीदोगे। तो चाइना पैसा पे पैसा कमा रहा है, इतना पैसा हो गया। और हमारे देश में अभी चुनाव चल रहा है पंजाब का खत्म होगा उसके बाद उत्तराखंड का खत्म होगा, यूपी का खत्म होगा, उसके बाद फिर कहीं का चालू हो जाएगा। अभी बंगाल में खेला हुआ था, अभी कहीं और खेला होगा, ऐसे खेला होते रहता है हमारे यहाँ। ये देखिए पूरी दुनिया में घूम रहा है और हम लोग अभी अपने देश में बना रहे हैं। तो श्रीलंका इसी चाल में फंस गया था। ये चाइना जिस देश को देखता है पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। चाइना बड़ी खतरनाक है। वहां इस तरह देता है यहाँ पे पूरा कर्जा से दबा दिया है और यहाँ नए लोन के चक्कर में इनको ले आके गढ़ा में गिरा देता है। जा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए, कभी नहीं उठ सकते। और चाइना का लोन नहीं देंगे तो चाइना हमला कर देगा, पूरी दुनिया भी शांत हो जाएगी, कहेगी भैया लोन दिए। चाइना के पास जो पैसा आया है उसके पेड़ तो लगा नहीं है, वो भी हो पाई। चाइना के पास जो पैसे आया है वो तो उसका मेहनत का है। तो ये चाइना की खतरनाक पॉलिसी है। इसी के तहत चाइना ने श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाया, हम्बनटोटा बंदरगाह। और हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया, कहा कि इससे बहुत कमाई होगा, लेकिन लोन देने की इकाई उसने रख दिया 10 साल में हमें लोन चुका दीजिएगा। श्रीलंका ने 10 साल में लोन नहीं चुका पाया, $1.2 बिलियन लोन नहीं चुका पाया। चाइना ने कहा कि आपका लोन हमने दिया, 10 साल टाइम दिया, आप 10 साल नहीं चुका पाए। अब एक काम कीजिए, या तो हमको इतना पैसा दे दीजिए या तो ये बंदरगाह हमको दे दीजिए। 99 साल तक हमारा ये बंदरगाह, हम क्या करेंगे आपको कोई मतलब नहीं होता है, या हम 99 साल में कमाएंगे। अगर इतना कमाई हो गया तो ठीक है, इससे ज़्यादा कमाए तो भी हम ही ले जाएंगे, कम कमाएंगे तो भी हम ही ले जाएंगे, नहीं तो हमारा दे दीजिए। श्रीलंका कहा ठीक है ले जाओ यहाँ पर। ये भारत के लिए गड़बड़ है। हमारा पड़ोसी अगर चीन के हाथों बिकेगा तो ये गड़बड़ है। भारत कभी भी किसी देश को इस क्या से नहीं देखता है, लेकिन चीन की नज़र बहुत ही खराब है। लेकिन कुछ भी कहिए, हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग 5 साल में ससुरा हर 3 साल पे गैप करके किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है। उसके चक्कर में हमारे यहाँ लोग इतना काम ही नहीं कर पाते। हमारे यहाँ के पता नहीं तुमको कोई पता भी होगा कि नहीं बीआरआई प्रोजेक्ट क्या होता है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।